बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस जैसा कि हमको पता है ये यूरोप महाद्वीप में आता है, एक देश है फ्रांस में। जब क्रांति हुई 1789 की, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के पहले कुछ कारण देखने पड़ेंगे कि क्या कारण थे कि फ्रांस में क्रांति हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कारक क्या थे। तो बच्चों सर्वप्रथम देखा जाता है कि कहीं भी अगर कोई क्रांति या कोई विप्लव हो रहा है तो वहाँ कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण होंगे, कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं और कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं। फ्रांस की क्रांति में भी कुछ तात्कालिक कारण भी थे जो उस समय बहुत जरूरी हो गया था क्रांति करना। तो सामाजिक कारणों में हम देखते हैं जो समाज होता है, समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है वहां का। तो ढांचे में बहुत बार होता है कि जब समाज में बराबरी का भाव नहीं होता, समानता का भाव नहीं होता है और नीचे वाले लोग ऊपरी पायदान पे आने के लिए जो है संघर्ष करने लगते हैं, या वो जो उनके साथ धर्मस्थ किया जाता है सामाजिक आधार पे उसको लेके वो जागरूक हो जाते हैं, सामाजिक कारण बनता है। जैसा कि फ्रांस की क्रांति में हम देखते हैं समाज कई स्तरों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज जो था वो एक बना, मान लीजिए ट्राइंगल या एक त्रिभुजाकार आकृति बना लीजिए। तो समाज का फ्रांस का समाज था 3 भागों में विभाजित था। जो ऊपर वाला था ये सबसे पादरी वर्ग था। कौन सा वर्ग बच्चों? पादरी वर्ग। दूसरे में कुलीन आते थे। ये पादरी जो है वहां के धार्मिक प्रधान हुआ करते थे। जैसे हमारे भारत देश में पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे वहां पर धार्मिक प्रधान होता है ईसाई धर्म में, उसको पादरी को इत्यादि बुलाते हैं। कुलीन सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग पादरी के नीचे आते थे। जो सामंत होते थे वहां के, फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था भी थी तो वहां के सामंत कुलीन वर्ग में आते थे। जैसे भारत में जो जमींदारी व्यवस्था पढ़ते हैं या जागीरदारी पढ़ते हैं, तो उसी तरह फ्रांस में सामंतवाद भी था। सामंत जितने भी थे वो कुलीन होते थे या अपने रक्त के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। फिर तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग था। तीसरा निम्न वर्ग था या निम्न वर्ग नहीं, जनसाधारण वर्ग। जन साधारण जनसाधारण, इसमें भी विभाजन था। जनसाधारण वर्ग में भी विभाजन था, 3 विभाजन इसमें भी थे। जो जनसाधारण में सबसे
ऊपर वाला था, इसको बुर्जुआ बुलाते थे। ये बुर्जुआ मतलब इसमें जो है वकील, अध्यापक और प्रोफेशनल पदों पे काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, ये सब आते थे। पढ़े लिखे लोग थे, इसमें आते थे बुर्जुआ वर्ग में। और बड़े व्यापारी आते थे। बड़ा जो व्यापारी वर्ग था, आर्थिक आधार पर उनकी स्थिति अच्छी होती थी, लेकिन सामाजिक आधार पर वो निम्न होते थे, तो इसमें व्यापारी वर्ग भी आता था। दूसरा इसमें क्या कर लेंगे हम, वहां पे बुर्जुआ कौन, वकील, अध्यापक और इंजीनियर मान लीजिए आप। और इसमें कौन आएगा, व्यापारी आ जाएंगे। ये व्यापारी आ जाएंगे, ये जनसाधारण में आते थे। तीसरा एक क्लास इसमें और था, जैसे इसमें जो शिल्पी होते थे, भारत में हस्तशिल्प का काम करने वाले, जिनका अपना व्यवसाय होता था, जैसे लकड़ी का काम करने वाले, जिनको हम अपने यहाँ बढ़ाई बोलते हैं, लोहे का काम करने वाले, मूर्ति बनाने वाले, और छोटे किसान, सीमांत किसान जिनको हम बोलते हैं, ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी, ऐसे किसान भी इसमें आते थे। उसको जो है इसमें किसान आएंगे और शिल्पी, शिल्पी के लिए सब आ जाएंगे, शिल्पी आएंगे, ये लोग इस वर्ग में आते थे। हाँ, बुर्जुआ वर्ग में कौन आते थे, साहित्यकार भी आते थे, तो साहित्यकार आते थे। और जो सबसे निम्न वर्ग था, जनसाधारण में भी 3 क्लासें थी, एक बुर्जुआ, दूसरे किसान और शिल्पी आते थे, तीसरा एक और वर्ग था, इसमें आते थे भूमिहीन किसान। भूमिहीन मतलब इनके पास जमीन नहीं होती थी, और मजदूर। इस प्रकार से फ्रांस का जो सामाजिक विभाजन था, इस प्रकार से था। सबसे उच्च पादरी वर्ग, उससे नीचे कुलीन वर्ग, उससे नीचे जनसाधारण में 3 क्लास थी, 3 वर्ग थे। एक बुर्जुआ वर्ग, जिसमें वकील, व्यापारी, अध्यापक, इंजीनियर, साहित्यकार वगैरह आते थे। जनसाधारण में दूसरा जो था वो किसान शिल्पी आते थे, इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी, और शिल्पी जिनका अपना स्वयं का व्यवसाय होता था, वो होते थे। तीसरे में सबसे निम्न वर्ग जो था, भूमिहीन किसान थे। भूमिहीन किसान थे, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, और दूसरे मजदूर होते थे। ये भी जो है जनसाधारण के सबसे निचले पायदान पे आते थे। भारत में अगर हम पढ़ेंगे तो एक जो भूमिहीन किसान है, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। तो ये इसमें जो पादरी वर्ग था, इसको एक विशेषाधिकार मिला था। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार थे कुछ, पादरी वर्ग को सबसे ज्यादा विशेषाधिकार मिले थे। पादरी वर्ग को जो जनसाधारण वर्ग था, इसके ऊपर कर लगाने का एक कर लगता था वहां पे, उसका नाम था टाइट लिखा मिल जाएगा। ये कर जो है पादरी जनसाधारण से लगाते थे, वसूलते थे। ये वसूल के अपने पास रखते थे, वसूलते थे। ये कर लगाने का सिर्फ पादरी वर्ग को अधिकार था, पादरी वसूलता था, राजा को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरा जो कुलीन था, इसको भी कुछ विशेषाधिकार मिले थे, ये किसी प्रकार का कर नहीं देते थे।
पादरी और कुलीन, पादरी और कुलीन ये दोनों किसी प्रकार का कर अदा नहीं करते थे। बता दें कर लीजिए जो है फ्रांस में जो जनसाधारण वर्ग था सारे करों को वही देता था। ये जो उच्च और संपन्न वर्ग होता था, उच्च भी है संपन्न भी है, पैसा भी इनके पास है, आर्थिक रूप से संपन्न है, ये लोग किसी प्रकार का कर नहीं अदा करते थे। अब सारा कर ये लोग अदा कर रहे, सारा भार इनके ऊपर आ रहा, तो इनके लिए समस्या हो रही थी। सामंती व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था में सारा पैसा जो है, अगर हम किताब में अपने देखेंगे बच्चों तो उसमें जो है एक चित्र दिखाया गया है जिसमें राजा या सामंत बैठा है, जिसके पीछे एक मकड़ा जो है जाला बुन रहा है और एक मक्खी जो है जा रही है। तो जाले के सामने जाला है, मकड़ा है और उसके सामने एक मक्खी है, उसके नीचे एक सामंत बैठा है और एक जो है मजदूर जो है थैली लिए है और वो सामंत को भेंट करने जा रहा है, टैक्स देने जा रहा है। अर्थात वो जो सामंत है एक मकड़े की भांति है और मजदूर किसान एक मक्खी है जो जाले में जाके फंस जाएंगे और मकड़ा क्या करेगा, उस मक्खी को धीरे धीरे खा जाएगा, मक्खी जो है जाले से निकल के बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये सामंतवाद को दर्शाता है। तो ये बुर्जुआ क्लास था, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग थे, तो ये लोग कहा कि जो है भाई ऐसे तो नहीं बनेगा, भाई इस तरीके का जो विरोधाभास है समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर हम टैक्स दे रहे हैं और आप टैक्स से अलग हैं तो ऐसे कैसे होगा, आपको भी टैक्स देना चाहिए। तो एक काम तो ये सामाजिक काम है, निशादार में समाज बटा हुआ था, सारा टैक्स का भाग जनसाधारण में। फिर कुछ राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे, जैसे कि जो फ्रांस की क्रांति के समय जो शासक था लुई 16वां जब सत्ता में बैठा तो खजाना खाली था और तो राजनीतिक कारण था। फिर राजा के कुछ अपने कारण थे, राज्य की कुछ अपनी समस्याएं थी। एक आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण क्या था, जब लुई 16वां गद्दी पे बैठे थे उस समय खजाना काफी खाली हो चुका था, क्योंकि जो फ्रांस का पैसा था वो कई अन्य मदों में खर्च हो चुका था। उसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मदद की थी, तो इसलिए इनका खजाना खाली हो गया था। दूसरे, जब लुई 16वां गद्दी बैठे थे 20 साल की उम्र थी और इनकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। वो बहुत ही खर्चीले स्वभाव की महिला थी। तो खर्चीले स्वभाव होने के कारण भी बहुत सारा अपव्यय किया गया, धन की बर्बादी की जा रही थी और उधर अमेरिका के युद्ध में भी पैसा खर्च किया गया था स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसलिए फ्रांस की स्थिति काफी डावाडोल थी। फ्रांस को बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा था। फ्रांस में उसमें एक मुद्रा भी चलती थी, उसका नाम लिब्रे था। कौन सी? लिब्रे। करीब 2 मिलियन लिब्रे जो है फ्रांस पे कर्ज हो चुका था। कर्ज देने की क्षमता राजा के पास थी नहीं, राजा टैक्स ही चुका सकते थे। टैक्स चुकाने के लिए भी जो संपन्न वर्ग था उससे कर्जा लिया था, उसको देने के लिए वो बात कर रहे थे कि आप हमारा जो है कर्जा अगर न दे तो जो ब्याज बनता है वो उसी की अदायगी कर दीजिए। जो इनकम होती थी राज्य की वो सारा पैसा ब्याज अदायगी में चला जाता था, राज्य के पास अवशेष नहीं बचता था। तो इस समय लुई 16वां की समझ में आया कि अगर हम जनता पे और कर बढ़ा दे तो हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इस उद्देश्य से लुई 16वां ने कर लगाना चाहा जनता पे, और कर किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ जनसाधारण पे लगेगा। तो ये लुई 16वां सोचे, लेकिन वहां एक व्यवस्था थी। कर लगाने के पहले
फ्रांस में स्टेट जनरल होती थी। स्टेट एक संस्था थी वहां की, जैसे संसद होती है वैसे यहाँ एक संस्था थी स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल की बैठक के बिना, सहमति के बिना राजा किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता था। तो लुई 16वां ने भी सोचा कि जो है एक नया टैक्स लगा लिया जाए, तो उसने जो है मदद मांगी अपने मंत्रियों से। मंत्रियों ने सलाह दिया कि खजाना खाली है, अगर हम जनता पे नया कर लगा देंगे तो हमारी स्थिति सुधर सकती है, लेकिन कर लगाने के लिए उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ेगी। तो राजा ने जो है जल्दी जल्दी में स्टेट जनरल की मीटिंग आमंत्रित कर दी। लेकिन स्टेट जनरल की मीटिंग जो है पिछले 175 वर्षों से नहीं हुई थी, 175 वर्षों से नहीं हुई थी। अर्थात ये कह लीजिए करीब जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी पहली वाली 1614 ईस्वी में हुई थी। 1614 ईस्वी में पहली स्टेट जनरल की मीटिंग पहले हुई थी। उसके बाद अभी तक 1789 तक अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी। काफी लंबा गैप हो गया था। जो लुई 14वां था उसने पूरी व्यवस्था बना दी थी कि मीटिंग ना अरेंज हो और स्टेट जनरल प्रभावहीन हो गई थी लगभग। तो नया कर लगाना था तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। खजाना खाली था उसका, तो एक तो ये काम हो गया। धार्मिक काम में हम देखते हैं पादरी की स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है, जो निम्न वर्ग है, जिन सामान्य वर्ग है उनकी स्थिति क्या है। पादरी वर्ग सबसे उच्च है, जन साधारण में कुछ सबसे नीचे है, उसमें भी 3 क्लास बनी हुई है। इसमें भी कुछ जो बुर्जुआ क्लास के लोग हैं वह ऐसी व्यवस्था थी कुछ कि बुर्जुआ क्लास के जो लोग होते थे ये आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, आर्थिक रूप से। तो मतलब स्थिति बहुत ठीक तो नहीं कह रहे, लगभग ठीक होती थी। तो वहाँ एक व्यवस्था थी कि ये कुलीनों के पद होते हैं या वहाँ जो अधिकारियों के पद होते थे फ्रांस में, अधिकारियों के पद जो ये बुर्जुआ क्लास के लोग होते थे वो खरीद लेते थे पैसा देकर, क्योंकि ये धनाढ्य होते थे। तो उन पदों में कुछ व्यवस्था थी वहाँ की, तो ये पैसा दे करके उन पदों पे पहुंच जाते थे जिन पदों पे सीधे कुलीन पहुंचते थे। फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसमें ये होता था अधिकारी जो भी बनेंगे, कर्मचारी जो भी होंगे उच्च वाले, वो कुलीन बनेंगे, वहीं से लेते थे। लेकिन ये भी व्यवस्था थी कि अगर कोई यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इसकी कीमत, उस पद की कीमत अदा करता है तो उसको पद अलॉट कर दिया जाता था। तो बहुत सारे इसमें व्यापारी और पैसे वाले लोग थे वो अपने क्लास बदल करके कुलीन हो जा रहे थे। तो ये कुलीनों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी क्लास में आ रहे हैं। ये भी एक कारण। पादरी की स्थिति सबसे उच्च थी, टैक्स लगाता था, पब्लिक नीचे वाली काफी परेशान थी। धार्मिक काम, तत्कालिक काम क्या हुआ? तत्कालिक काम में हम देखते हैं जैसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान सभी लोग एक हाल में इकट्ठा हुए। हाल में जब इकट्ठा हुए तो वहाँ की सामाजिक जो जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ढांचा देख रहे हैं, इसी प्रकार से वहाँ सामाजिक व्यवहार भी था लोगों का। जैसे एक हॉल बना था पूरा, मान लीजिए ये हॉल है, इसमें मीटिंग होनी है, तो इसमें जो है कुर्सियां लगाई गई। एक लाइन इधर कुर्सियां लगी और एक लाइन ये कुर्सियां लगी, ये लाइन और ये एक लाइन जो है पादरी वर्ग के लिए, एक पादरी के लिए और एक कुलीन के लिए। बैठने की व्यवस्था की कुर्सियां लगाई गई पादरी वर्ग के लिए और कुलीन वर्ग के लिए। जो जन साधारण वर्ग था उसके लिए व्यवस्था बैठने की नहीं थी, बस वो ये था कि वो या तो इनके पीछे खड़े रहे,
इधर स्थान खाली छोड़ा गया, तो इधर स्थान खाली छोड़ा गया। ये इनके पीछे खड़े रहेंगे, इधर खड़े रहेंगे और बीच में नीचे बैठ सकते हैं। ये व्यवस्था थी। कुलीनों की जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी, यहाँ जो कुल सदस्य होते थे स्टेट जनरल में, वो पादरी वर्ग जो आते थे, पादरी वर्ग से 300 सदस्य आते थे स्टेट जनरल में, कुलीन वर्ग से 300 सदस्य आते थे चुन करके, और फिर जनसाधारण से 600 लोग, 300 जनसाधारण से 600 लोग। तो ये 600 लोग में यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब ये लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दिमाग तेज था, इनका विचार कर सकते थे। जो उनके साथ भेदभाव होता था उस पर वो विचार कर सकते थे, अपने साथ हुए भेदभाव का प्रतिरोध भी कर सकते थे, विरोध भी कर सकते थे। इसलिए जब वहां पे देखा कि इनके साथ समानता की बात नहीं हो रही है, समानता नहीं की जा रही है, तो इन लोगों ने विरोध जताया वहां पे। और फिर होता ये था वहां पे, जब स्टेट जनरल की बैठक होती थी, तो बैठक में इस पादरी वर्ग का एक वोट माना जाता था। मतलब इनकी संख्या 300 है, लेकिन जब वोट करेंगे किसी विधेयक पर, या जैसे विधि बननी है, जो वहां प्रस्ताव रखा गया है, अगर उस पर मतदान होता है, तो पादरी वर्ग के 300 लोग का सिर्फ एक वोट माना जाएगा और कुलीन वर्ग का एक वोट माना जाएगा। इसी प्रकार से जनसाधारण वर्ग का भी एक वोट गिना जा रहा था। ये अभी तक जो व्यवस्था थी, अभी तक स्टेट जनरल की ये वाली व्यवस्था थी, एक वोट। लेकिन ये लोग पढ़ लिख गए, समझदार हो गए थे। यहाँ पे एक कारण और है, दार्शनिकों का प्रभाव भी दार्शनिकों का प्रभाव भी क्रांति पे पड़ा था। फ्रांस क्रांति पे दार्शनिकों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे जो दार्शनिक थे, नाम सुना होगा रूसो, लॉक और एक मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये दार्शनिक थे उस समय। फ्रांस के जो रूसो था, उसने विरोध कर रहा था, इसने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था इसने, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जिसका नाम था। तो उसमें इसने बताया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। लॉक ने कहा कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उसकी हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दे दिया था कि शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अगर शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो राजा निरंकुश हो जाएगा। तो ये लोग बहुत सारा उसने अपना किताबें और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। तो ये पढ़ा लिखा हुआ था, ये लोग इनको पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। तो इन लोगों ने जिनके साथ यहाँ भेदभाव हुआ उसका विरोध कर दिया, कहा भाई जो है ऐसे तो नहीं चलेगा। ये कहे भाई हाँ ठीक है, कर लगाना है तो सहमति से वोट दे देते हैं। तो अब इनको तो पता था ना, क्योंकि इनके ऊपर कभी कर लगता नहीं था, तो ये तो राजा के विरोध में कभी बोलेंगे नहीं, जो व्यवस्था थी उसी का अनुसरण करेंगे। लेकिन कर तो इनको देगा, इसलिए इन लोगों ने विरोध कर दिया कि भाई अभी तक जो व्यवस्था थी एक एक वोट की, वो नहीं चलेगी। ऐसा होगा कि जितने सदस्य हैं सदन में, मतलब स्टेट जनरल में जितने सदस्य हैं, सभी व्यक्तियों का, एक व्यक्ति का एक वोट हो जाए। अच्छा, इसमें क्या था, जैसे ये पढ़े लिखे लोग थे, अध्यापक, इंजीनियर, तो ये तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसान कुछ समझ थे, अभी समझदार थे, इनका भी कुछ समझदारी नहीं होता। लेकिन ये जो भूमिहीन और मजदूर थे, भूमिहीन किसान और मजदूर और महिलाएं,
महिलाएं, इनका प्रतिनिधित्व करने वाला स्टेट लेवल में कोई नहीं था। तो ये अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए करीब 40,000, कितना, करीब 40,000 पत्रों के माध्यम से इन लोगों को पत्र मिले। जो जनसाधारण में लोग गए थे सदस्य बन करके स्टेट जनरल में, तो इन लोगों ने उनको पत्र लिखा। कितने, 40,000 पत्र लिखे कि हमारी ये समस्याएं हैं और कृपया आप समझदार हैं, योग्य हैं, आप इन चीजों को समझते हैं, तो इन मुद्दों को भी वहां पे उठाएं। तो इनके कंधे पे जो था बहुत बड़ा भार था, पूरे समाज का भार था। तो उस भार का निर्वहन करते हुए इन लोगों ने कहा भाई हम एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये लोग सपोर्ट नहीं किए, कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी, अभी तक यही व्यवस्था चली आ रही थी। दादा परदादा जो है एक सदन का एक ही वोट मानते थे, अर्थात एक वर्ग का एक ही वोट मानते थे। आप तुम्हारे कहने से हम कैसे एक व्यक्ति एक वोट कर दें? तो उसका ये विरोध करते हुए जो सदन था, जहां मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी, वहां से निकल के ये बाहर चले गए और फिर जो है एक टेनिस कोर्ट था, वहां इकट्ठा हुई और वहां कसम खाई कि हम जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले दिन की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।